तो शुरुआत करते हैं आज के इस पार्ट में। जैव मंडल के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, बायोस्फीयर पार्ट के बारे में जानेंगे। तो बेसिक ये आपके पास जैव मंडल है। अब इसके अलग अलग पार्ट आपके पास हो जाएंगे कि जैव मंडल में ही आपके पास वायुमंडल होता है जहां हम हवा के बारे में बात करते हैं, स्थल मंडल होता है जहां बेसिक पृथ्वी के बारे में बात की जाएगी, और जल मंडल होगा जो जल के बारे में हम बात करेंगे। तो तीनों तरीके के स्तर हैं आपके पास, हवा भी होगी, जल भी होगा और पृथ्वी भी होगी। पूरा जो आपके पास जैव मंडल का पार्ट है वो 3 भागों में विभक्त किया गया है कि पृथ्वी का कितना स्थल होगा, धरती आपके पास कितनी होगी और जल कितना स्तर होगा, या हम कह दें कि पूरे जैव मंडल में जल का स्तर कितना है, कितने प्रतिशत भाग पर जल है, कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। तो सामान्यतः जब जैव मंडल की बात की जाएगी तो तीनों ही आपके पास हो गया। तो ये स्थिति वायुमंडल को दर्शा रही है, ये जल मंडल को दर्शाती है, ये स्थल मंडल को दर्शाती है। अब देखिएगा इनकी स्थितियों में क्या होता है, पारस्परिक अंतर संबंध होता है। जब हम बात कर रहे हैं स्थल मंडल की या वायुमंडल की बात करें तो दोनों में ही ये स्थिति होती है। और पूरा जैव मंडल जो सबसे मिलकर बना होता है, जहां पृथ्वी भी आ रही है, जहां जल भी आ रहा है, जहां हवा भी आ रही है, जीव जंतु भी आ रहे हैं, मानव भी आ रहा है, उन सबको मिलकर, इन सब से मिलकर ये बना हुआ है। तो इसे क्या कहा जाएगा, जैव मंडल। और जैव मंडल के ये सारे आपके पास भाग है। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर कि पृथ्वी के वे सभी स्थान जहां किसी भी रूप में जीवन पाया जाता है, स्वाभाविक रूप से वो क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर, देखिए आगे बात करते हैं इसमें सूर्य। तो सूर्य क्या होता है, ऊर्जा का एक स्रोत होता है जिसे हम परंपरागत या प्राकृतिक स्रोत भी कहते हैं। जो आपके पास सर्वाधिक ऊर्जा जो देने वाला है वो सूर्य ही होता है। तो देखिए अगर जल की विशाल मात्रा की बात की जाए तो 3 पार्ट्स हम ले सकते हैं। सूर्य ले लिया, जल की विशाल मात्रा की बात कर ली गई है, और तरल गैस एवं ठोस पदार्थों के समन्वय की बात कर ली गई है। तो ये सब आपके पास कहाँ सम्मिलित होता है, जैव मंडल में ही सम्मिलित होता है। आगे बात करते हैं इसी के अंदर कि सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की विधि कहा जाता है। कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में कोई भी पेड़ या पौधा अपने भोजन का निर्माण करेगा तो वहां क्या होगा कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहा जाता है। यह ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी में हस्तांतरित हो जाती है, मतलब एक से दूसरे में वो इंटरचेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू इकोलॉजी। आगे बात करते हैं, अगर जैविक घटक की बात की जाए तो जैव मंडल में जो भी जैविक घटक है तो वो देख लेते हैं। तो जो पहली बात की जाएगी वो होती है प्राणी जात, ठीक है, मतलब हम ह्यूमन वाले पार्ट में बात करें या जीव है आपके पास, मानव है, जंतु है, उनके बारे में हम बात करें तो देखिए 3 तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया है जीव जगत को, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी की बात करें जो सिर्फ अपने भोजन के रूप में पेड़ पौधों को ही ग्रहण करते हैं, वो शाकाहारी हो चुके हैं। मांसाहारी की बात करें तो मांसाहारी अपने भोजन के रूप में किसी दूसरे जंतु को, जो जीवित जंतु हैं उसको अगर खा रहे हैं या मृत होने के बाद खा रहे हैं लेकिन मांस को वो ग्रहण कर रहे हैं तो उसे मांसाहारी या बेसिक हम द्वितीय उपभोक्ता भी कहते हैं। और जब सर्वाहारी की बात की जाएगी, सर्वाहारी जो सबको ही एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ जो चित्र दिया गया है वो बेसिक भालू का है, हम मानव का भी लगा सकते हैं क्योंकि वो शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, तो मतलब उसे सर्वाहारी कहा जाएगा। तो देख लीजिए इस तरीके से जो ह्यूमन बींग्स है बेसिकली कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्योर वेजिटेरियन होते हैं तो शाकाहारी की श्रेणी में आएंगे, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो आपके पास मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं, और जो दोनों के लिए होंगे वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन तो वो कहाँ आते हैं, सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। आगे बात करते हैं जैविक घटक में। पहली बात ली जा रही है जंतु के लिए। तो देखिए क्या है कि जैविक घटकों के मुख्य घटक पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित है, जिसमें जलचर होंगे जो जल में रहते हैं, नभचर होंगे जो आकाश में या हवा में रहते हैं, और स्थलीय जीव भी शामिल होंगे जो धरती पर, धरा पर रहते हैं। आगे बात करते हैं कि इसके अंतर्गत स्वपोषी एवं परपोषी प्राणियों का विभाजन किया गया। स्वपोषी मतलब जो स्वयं के भोजन का निर्माण करते हैं। अगर पेड़ों की बात की जाए तो वो स्वपोषी होंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वो अपने भोजन का स्वयं ही निर्माण करते हैं। परपोषी जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहे। फॉर एग्जाम्पल, बेसिक से एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अगर किसी कीड़े की बात कर ली जाए, बेसिक अगर वो पेड़ पर लगा हुआ है, पेड़ को खा रहा है तो वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पेड़ के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या होगा, परपोषी। हम खुद भी परपोषी हैं क्योंकि हम किसी दूसरे पे, हम किसका कार्य करते हैं, एज ए कस्टमर हम कार्य कर रहे हैं, हम उपभोक्ता हैं और हम अपने लिए खुद के लिए भोजन का उत्पादन नहीं कर रहे, दूसरे पे डिपेंड है, तो उसे क्या कहा जाता है, परपोषी भी कहा जाता है। स्वपोषी जो अपने भोजन का निर्माण खुद करे
करें, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो और परपोषी जो दूसरे पे डिपेंड रहता है उसे कहा जाता है। आगे बात करते हैं वनस्पति के क्षेत्र में, तो वनस्पति समुदाय के अंतर्गत पारिस्थितिकी में विद्यमान प्रत्येक प्रकार के पादप, पौधे, वृक्ष आदि की हजारों लाखों प्रजातियां इसमें सम्मिलित की गई है। तो जो भी आपके पास पेड़ पौधे हैं, झाड़ियां हैं, घासें हैं, उन सबको भी कहाँ लिया जाता है, जैव मंडल में लिया जाता है। आगे बात करते हैं सूक्ष्म जीव के बारे में। सूक्ष्म जो बहुत छोटा है, जिसे बेसिक हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, तो सूक्ष्म जीव पर्यावरण में अहम भूमिका निभाते हैं। सब अपने अपने अकॉर्डिंग अपना अपना रोल प्ले करेंगे। इसमें सभी प्रकार के कवक आ जाएंगे। शैवाल के बारे में हम जानते हैं किस तरीके से होगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, जीवाणु आ जाएगा, बैक्टीरिया मतलब हम इसको विषाणु भी बोल सकते हैं, ठीक है, आदि शामिल किए गए हैं। अगर अगली बात की जाएगी मनुष्य के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए बात की जाएगी, तो मनुष्य भी पारिस्थितिकी के जैविक घटक पर का मुख्य बिंदु होता है और पर्यावरण के लिए यह एक आवश्यक प्राणी है। तो किस किस को हमने सम्मिलित किया, जंतु को हमने सम्मिलित किया, वनस्पति को हमने सम्मिलित किया, सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित किया है और मनुष्य को भी यहाँ सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये सब आपके पास जैव मंडल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। आगे बात करते हैं अजैविक घटक आपके पास किस तरीके के होंगे। तो देखिए, जल की अगर बात की जाएगी अजैविक घटक है। देखिए, जैविक की बात की जाएगी जिनके अंदर जीव है। पेड़ पौधों को हम सजीव की श्रेणी में लेते हैं, जंतुओं को सजीव की श्रेणी में लेते हैं, मनुष्य को सजीव की श्रेणी में लिया जाएगा। जितने भी सूक्ष्म जीवाणु हैं वो सब सजीव की श्रेणी में। तो जो सजीव की श्रेणी में आ रहे हैं वो सब कैसे हैं, आपके पास जैविक घटक है। अगली बात कर रहे हैं अजैविक घटक के लिए। तो देखिए, जल की बात की जाए, सागर है, नदियां, तालाब, ये सब जल स्तर में आ रहे हैं। स्थल की बात कर ले, चट्टाने, खनिज, मृदा, ये सब आपके पास कहाँ आ जाएगी, स्थल में आ जाएगी। और अगर वायु की बात की जाएगी तो जल वाष्प, गैसें और वायुमंडलीय दशाएं जितनी भी आपके पास बन रही है वो कहाँ आ रही है, आपके पास गैस या वायुमंडल में वो सम्मिलित होती है। आगे बात करते हैं ताप और प्रकाश, मतलब जिनमें जीवन नहीं है वो सारे अजैविक है, जो सजीव नहीं है। आगे बात करते हैं प्रकाश एवं ताप जैविक घटनाओं के पोषण एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि प्रकाश से ही पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। अगर प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते और वो स्वपोषी के अनुरूप, स्वपोषी जो होते हैं वो अपने भोजन का स्वयं निर्माण नहीं कर सकते। आगे बात करते हैं मृदा के लिए, मिट्टी के लिए। तो विभिन्न प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक कणों से संयुक्त होकर बने पदार्थों को मृदा या मिट्टी कहा जाता है, जो वनस्पति के लिए जरूरी है। अगर वनस्पति आपको चाहिए, पेड़ पौधे आपको चाहिए, तो मृदा का उपजाऊ होना अत्यधिक आवश्यक है। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।